आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मेजरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसी चीज़ को करेक्टली मेजर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम पोजीशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे और रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में हम इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि मोशन क्या होता है और मोशन कितने तरह का होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मेजरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है और हम चीज़ों को मेजर करते ही क्यों हैं। मेजरमेंट हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लेंथ्स को एक्यूरेटली कंपेयर कर सकें। मेजरमेंट की सहायता से हम अपनी हाइट को जान सकते हैं। मेजरमेंट की हेल्प से हम राइट साइज़ के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेजरमेंट की सहायता से ही हम दो प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को जान सकते हैं और मेजरमेंट की सहायता से ही हम किसी टेबल के लेंथ को जान सकते हैं। तो इस तरह से मेजरमेंट हमारी हेल्प करता है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लेंथ्स को कंपेयर कर सके आसानी से। ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए पहले के समय में लोग बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हैंड स्पैन, फुट स्टेप, फिंगर विड्थ एटसेट्रा। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में यह दिखाया गया है कि हैंड स्पैन का क्या मतलब होता है, फुट स्टेप का क्या मतलब होता है, फिंगर विड्थ का क्या मतलब होता है। यह नोटिस किया जाता था कि जब अलग अलग लोग सेम ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते थे, तो इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के द्वारा मेजर किए जाने पर उनके मेजरमेंट में, उनकी लेंथ में फ़र्क आता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि एक पर्सन का हैंड स्पैन दूसरे पर्सन के हैंड स्पैन से अलग हो सकता है। इसी तरह से किसी एक पर्सन के फुट स्टेप की जो लेंथ है वो दूसरे पर्सन के फुट स्टेप की लेंथ से अलग हो सकती है। इसी तरह से किसी एक पर्सन के फिंगर की विड्थ किसी दूसरे पर्सन की फिंगर की विड्थ से अलग हो सकती है। इसीलिए जब अलग अलग लोग सेम ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते थे तो उनकी मेजरमेंट में फ़र्क आता था। इसलिए आवश्यकता थी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की, ताकि जब अलग अलग लोग भी सेम ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करें तो मेजरमेंट सेम आए। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स की आवश्यकता लोगों को क्यों महसूस हुई। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पुराने समय में लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे जब उन्हें मेजरमेंट्स परफॉर्म करना होता था। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब अलग अलग लोग सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मेजरमेंट करते थे तो उस मेजरमेंट की वैल्यू अलग अलग आती थी। इसीलिए लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट्स की आवश्यकता महसूस होती थी। इसी तरह से पुराने समय में अलग अलग देशों में किसी चीज़ को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हुआ करते थे। अब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई और लोग एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करने लगे तो उन्हें मेजरमेंट परफॉर्म करने में काफ़ी दिक्कत आने लगी। जैसे कि सपोज दैट कि किसी एक कंट्री में किसी ऑब्जेक्ट के वज़न को मेजर करने के लिए कोई एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है और किसी दूसरी कंट्री में किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने के लिए किसी दूसरे यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब एक पर्सन किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था तो उसे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने में दिक्कत महसूस होती थी, क्योंकि वहाँ के लोग उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए यूनिट को नहीं जानते थे। इसलिए भी इस बात की आवश्यकता महसूस होती थी कि कोई स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जिसको कि सभी देश एक्सेप्ट करें और सभी देश उसका इस्तेमाल करें, ताकि इन प्रॉब्लम्स से बचा जा सके। प्राचीन काल में जब इंडिया में किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को या दो प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना होता था तो इंडियन लोग अंगुल, धनुष और योजन ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में दिखाया गया है कि अंगुल का क्या मतलब होता है, धनुष का क्या मतलब होता है और योजन का क्या मतलब होता है। इनका इस्तेमाल करके पहले के लोग किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते थे या दो प्लेसेस के डिस्टेंस को मेजर करते थे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पुराने समय में लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए। उससे प्रॉब्लम यह होती थी कि सेम ऑब्जेक्ट को जब अलग अलग लोग मेजर करते थे तो उनकी मेजरमेंट अलग अलग आती थी।
साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज़ में लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए। इससे भी प्रॉब्लम आती थी जब कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल करता था, तो वहाँ पर लेट अस से कि किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने के लिए किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल होता था, और उस पर्सन की कंट्री में किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल होता था। तो इस वजह से जब कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल करता था, तो उसे चीज़ों को मेजर करने में प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए आवश्यकता महसूस होती थी कि कोई स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, जिससे कि जो कि सभी कंट्रीज़ को एक्सेप्टेबल हो और सभी कंट्रीज़ में उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि जब अलग अलग लोग मेजरमेंट परफॉर्म करें उन यूनिट्स का इस्तेमाल करके, तो सेम ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट सेम आए, और जब लोग अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेवल करें तब भी उन्हें ऑब्जेक्ट्स के मेजरमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसी संदर्भ में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डेवलप किया गया। शॉर्ट फॉर्म में इसे एसआई यूनिट्स कहा जाता है। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मीटर को 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक डिवीजन को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से एक सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, और इसमें से हर एक डिवीजन को मिलीमीटर कहा जाता है। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। जब हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हम कुछ यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करना होता है, तो उसके लिए यह ज़रूरी होता है कि हम एक करेक्ट इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करें। जैसे कि यदि हमें किसी पेंसिल की लेंथ को मेजर करना हो, तो उसके लिए एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल सफिशिएंट होगा। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल की सहायता से हम पेंसिल की लेंथ को एक्यूरेटली और इजीली मेजर कर सकते हैं। परंतु यदि हमें किसी बेड की लेंथ या फिर अपने रूम की विड्थ को मेजर करना हो, तो उसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम एक मीटर रॉड या फिर मीटर स्केल का इस्तेमाल करें। जब हमें मीडियम लेंथ्स को मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यदि हमें कर्व्ड या फिर राउंड लेंथ्स को मेजर करना हो, तो उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल टेप का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि हमें किसी पेड़ के स्टेम की गोलाई को मेजर करना हो, तो उसके लिए बेहतर होगा कि हम एक फ्लेक्सिबल टेप का इस्तेमाल करें। यदि हम एक पेड़ के स्टेम के डायमीटर को या फिर उसकी गोलाई को मेजर करने के लिए यदि मीटर रॉड का इस्तेमाल करें, तो चांसेस है कि उस मेजरमेंट में एरर होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में फ्लेक्सिबल टेप को इस्तेमाल करना ही हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना होता है, तो उसका सही तरीका क्या होता है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की होती है कि हम ऑब्जेक्ट को और स्केल को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें, और ऑब्जेक्ट के एक एंड से स्केल के ज़ीरो मार्क को प्रॉपरली अलाइन कर लें। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम के ए पार्ट में दिखाया गया है कि हम किस तरह से स्केल को ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रख करके और उसके ज़ीरो मार्क को ऑब्जेक्ट के एक एंड से प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। बी पार्ट में ये दिखाया गया है कि यदि हम इस तरीके से स्केल को ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करें, तो वह अलाइनमेंट रॉन्ग होगी। स्केल को ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रख करके और उसके एक एंड को स्केल के ज़ीरो मार्क से प्रॉपरली अलाइन कर लेने के बाद हमें ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड पर स्केल की क्या रीडिंग शो हो रही है, उसे ध्यान से देख करके रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को स्केल के द्वारा मेजर करना होता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को स्केल के कांटेक्ट में रख करके कुछ इस तरह से अलाइन करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का एक एंड स्केल के ज़ीरो मार्क के साथ अलाइन हो जाए। फिर हम
ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड पर स्केल की क्या मार्किंग आ रही है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और इससे हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ का पता चलता है। जब हम ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड पर स्केल की मार्किंग को रीड करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आईज ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड के टिप के एग्जैक्टली ऊपर एग्जिस्ट करें। जैसा कि दिए हुए इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हम तभी इस पेंसिल की लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे जब हम उसके एक एंड को स्केल के ज़ीरो मार्क के साथ अलाइन कर दें और दूसरे और उसके टिप को दूसरे एंड के टिप को पॉइंट बी से देखें। पॉइंट बी पेंसिल के दूसरे एंड के टिप के एग्जैक्टली ऊपर एग्जिस्ट करता है। यदि हम पेंसिल को पोजीशन ए से देखेंगे या फिर पोजीशन सी से देखेंगे तो चांसेस इस बात के होंगे कि हम स्केल की गलत मार्किंग को रीड कर लें और इससे हमें पेंसिल की एक्यूरेट लेंथ का पता नहीं चल पाएगा। हमारी आईज का प्रॉपरली अलाइंड होना भी हमारे मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाता है। जब हमारी आईज प्रॉपरली अलाइंड नहीं होती ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड के साथ तो जो एरर क्रिएट होता है उसे हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। तो पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि हमारी आईज ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड के एग्जैक्टली ऊपर एग्जिस्ट करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे स्केल के एंड्स टूट जाते हैं या यूं कहे कि उसका ज़ीरो मार्क टूट जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम स्केल का सही सही इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे स्केल का ज़ीरो मार्क टूट गया है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी दूसरे मेजर मार्क से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मार्क से स्टार्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में एक्यूरेट मेजरमेंट को ऑब्टेन करने के लिए हमें सिर्फ यह करना होता है कि स्केल के दूसरे एंड का जो भी मेजरमेंट आता है उसमें से हमें पहले एंड के मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसा कि इस दिए हुए डायग्राम में जो पेपर है, येलो कलर का जो पेपर है जिसको हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 10.4 सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर, यानी कि 9.4 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें स्केल के जो दूसरे एंड की मेजरमेंट है उसमें से हमें पहले एंड की मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम चाहें तो हम 2 सेंटीमीटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ यह ध्यान रखना होता है कि स्केल के दूसरे एंड की जो मेजरमेंट आती है उसमें से हमें पहले एंड के मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है और इस तरह से हम टूटे हुए स्केल की सहायता से भी एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। जब हमें किसी कर्व्ड लाइन को मेजर करना होता है तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेप की सहायता से हम कर्व्ड लाइन के लेंथ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या फिर हम यह भी कर सकते हैं कि एक थ्रेड लेकर के और उसकी सहायता से उस कर्व्ड लाइन को मेजर कर लें, जैसा कि इस दिए हुए डायग्राम में दिखाया गया है। और उसके बाद उस थ्रेड को स्ट्रेटन करके उसको मीटर स्केल के द्वारा मेजर कर लें, तो इस तरह से भी हमें उस कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट मिल जाती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना होता है, बताना होता है, या फिर हमें कोई दो ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को कंपेयर करना होता है या फिर किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अलग अलग टाइम पर कंपेयर करना होता है, तो इन सभी स्थितियों के लिए हम रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके रिलेशन में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस दिए हुए डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर एक घर को रेफरेंस पॉइंट माना गया है और एक कार है जो कि मूव कर रहा है, उसके पोजीशन को 9 बजे और 9:05 पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कार 9 बजे घर से 5 मीटर की दूरी पर है और 9:05 पर कार घर से 12 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम यह देख पा रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट के
रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिलेशन में कार की पोजीशन को किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर स्पेसिफाई करना आसान है। मतलब कि हम क्लियरली बता सकते हैं कि 9 बजे कार रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर है और 9:05 पर कार रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर है। साथ ही साथ हम सेम ऑब्जेक्ट के अलग अलग टाइम पर जो पोजीशंस हैं उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कार 9 बजे घर से 5 मीटर की दूरी पर है और 9:05 पर घर से, जो कि रेफरेंस पॉइंट है, उससे 12 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम पोजीशन को भी कंपेयर कर पा रहे हैं और पोजीशन को स्पेसिफाई भी कर पा रहे हैं। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना होता है या फिर अलग अलग टाइम पीरियड पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करना होता है या फिर सेम मोमेंट ऑफ टाइम पर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को कंपेयर करना होता है, तब हम रेफरेंस पॉइंट की सहायता से ही यह कंपैरिजन करते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी डिफाइंड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में समय के साथ बदलती रहती है, तो हम यह कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस डिफाइंड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी डिफाइंड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में समय के साथ चेंज नहीं होती बल्कि पोजीशन सेम ही बनी रहती है, तो हम यह कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट उस डिफाइंड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट की स्टेट में है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि मोशन या रेस्ट की डेफिनेशन तभी संभव हो पाती है जब हम एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। रेफरेंस पॉइंट ही यह डिटरमिन कर सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है या फिर मोशन की स्टेट में है। इस बात को हम एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि एक बस है जो कि चल रही है और उसके अंदर पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं। अब यदि हम बस को ही रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो हम यह नोटिस करेंगे कि समय के साथ पैसेंजर्स की पोजीशन चेंज नहीं होती और इसीलिए यदि हम बस को रेफरेंस पॉइंट माने तो सभी पैसेंजर्स रेस्ट की स्टेट में माने जाएंगे। मतलब कि बस के रिस्पेक्ट में सभी पैसेंजर्स रेस्ट की स्टेट में होंगे। परंतु यदि हम बस के बाहर किसी पेड़ या फिर किसी बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो हम यह नोटिस करेंगे कि उस पेड़ या बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में सभी पैसेंजर्स की पोजीशन समय के साथ बदल रही है। तो इसलिए यह कहा जाएगा कि उस पेड़ या बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में सभी पैसेंजर्स मोशन में हैं। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि सेम पैसेंजर्स बस के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट की स्टेट में है, लेकिन बस के बाहर मौजूद किसी पेड़ या बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टेट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है या उसका जो रेस्ट का स्टेट है, वो रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करता है। यह हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, लेकिन किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। जैसा कि हमने दिए हुए एग्जाम्पल में भी देखा था कि पैसेंजर्स बस के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में थे, लेकिन बस के बाहर मौजूद किसी पेड़ या फिर किसी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में थे। अब तक हमने यह समझा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन कितने टाइप का होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक कार स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही है, तो कार के मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। मिडल या सेंट्रल डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक बच्चा एक थ्रेड में स्टोन को बांध करके उसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि स्टोन एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो स्टोन के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरह से जो राइट मोस्ट डायग्राम है उसमें हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर एक
बॉल को एक थ्रेड से सस्पेंड करके और फिर उसे एक साइड खींच करके छोड़ दिया गया है। तो ऐसा करने पर बॉल बार बार आगे पीछे अपने सेंट्रल पोजीशन के अराउंड या मीन पोजीशन के अराउंड आगे पीछे मूव करती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक क्लॉक का पेंडुलम मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पर हम लीनियर मोशन के कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। जब एक ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पर मूव करती है तो ट्रेन के मोशन को लीनियर मोशन कहा जाता है। जब कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन पाथ पर मार्चिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स के मोशन को भी लीनियर मोशन कहा जाता है। इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई से गिरता है तो वह भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है और उस ऑब्जेक्ट के मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। अब हम सर्कुलर मोशन के कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। मैरीगो राउंड सर्कुलर मोशन का ही एक एग्जाम्पल होता है। जब फैन रोटेट करता है तो उसके ब्लेड्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वह भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है। अब हम ऑसिलेटरी मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। जब कोई बच्चा झूला झूलता है तो वो एक मीन या सेंट्रल पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए स्विंगिंग जो होता है या झूला झूलना जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल होता है। इसी तरह से जब क्लॉक का पेंडुलम मूव करता है तो वो एक मीन या सेंट्रल पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। तो ऐसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मोशन परफॉर्म करता है कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो अपने पाथ को रिपीट करने लगता है, तो ऐसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो जब सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट अपने पाथ के ऊपर फिर से मूव करने लगता है, यानी कि अपने पाथ को फिर से रिपीट करने लगता है और ऐसा वो बार बार करता है। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल होता है। इसी तरह से जब पेंडुलम मूव करता है एक अपने मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, तो एक फिक्स्ड टाइम के बाद वो अपने पाथ को रिपीट करने लगता है और ऐसा वो बार बार करता है। इसीलिए पेंडुलम के मोशन को या यूं कहें कि ऑसिलेटरी मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों ही पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट को करेक्टली मेजर करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन क्या होता है और मोशन कितने तरह का होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।